प्रोजेक्टाइल में हमारी आज की जो क्लास है वो प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है और मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है वो सेलेक्ट किया है। इसमें देखिए, याद रखें कि जब भी आप प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो वर्टिकल एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है और जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, ये वाला हॉरिजॉन्टल जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा जीरो होता है। अब बताओ, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन इज जीरो एट टी। वर्टिकल एक्सेलरेशन पूरे जर्नी में जो वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है वो माइनस जी होता है। तो अब बताओ, ये एमसीक्यू मैंने पहले भी करवाया एक वर्कशीट में से। अब बताओ 6 का आंसर क्या होगा। बताओ कि क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो और पढ़ के बताओ कि क्या आंसर होगा। क्या एक्सेलरेशन अगर जी के बराबर है तो वो टी पर जीरो हो जाएगा? नहीं, वो टी पे तो जीरो नहीं होगा, उसकी तो एक ही वैल्यू चल रही है। वो अगर कांस्टेंट है तो लार्जर होने का सवाल ही नहीं है। जरा लार्जर तो तब होता है ना जब कोई स्मॉलर भी हो। द सेम एट क्यू, द सेम एट क्यू एज एट टी। क्यू पर और टी पर सेम वैल्यू होगी। यहां पर वर्टिकल एक्सेलरेशन जी होगा और यहां पर भी जी के बराबर होगा, इसलिए आंसर होगा डी। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 8 करके दो। वालेकुम अस्सलाम। अब इसका बताओ, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। A projectile is launched at point O and follows the path OPQRS as shown. Air resistance may be neglected. Which statement is true for the projectile when it is at the highest point Q? ये देखो, यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वहां पर वर्टिकल कंपोनेंट तो रहता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो जीरो हो जाता है। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, ये वाला, ये तो थ्रू आउट द मोशन जीरो है, यानी ये हर जगह जीरो होता है। तो ये तो हो सकता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी इज जीरो। ये गलत है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कहीं भी जीरो नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज जीरो, ये भी गलत है, वो रुकता ही नहीं है, चलता तो रहता है। सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है। यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो होगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सरवाइव करता है। मोमेंटम, मोमेंटम आज हम डिस्कस कर रहे थे, सॉरी कल। मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम तो कहीं जीरो नहीं हो सकता। मोमेंटम जो है वो कहीं पर भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ओवरऑल वेलोसिटी खत्म नहीं होती। हाँ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में फर्क है। तो फिर आंसर इसका हो जाएगा ए।
अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 15, और इसको आप लोग सॉल्व करके दो। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करके दो। सॉरी। A golf ball is hit with the same force and direction on the earth and on the moon. दोनों जगह उसको सेम पावर से मारा है, लेकिन आपको पता है कि जो मून होता है वहां पर एक्सेलरेशन जमीन के एक्सेलरेशन से कम होता है। मून पर जो एक्सेलरेशन होता है, मून पर जो एक्सेलरेशन होता है वो अर्थ के एक्सेलरेशन से कम होता है। Which graph represents the shapes of the path taken by the golf ball? अब ये तुम्हें पता है कि मून पर तो वाकई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। मून और अर्थ को कंपेयर करना है कि कहां पर बॉल ज्यादा दूर जाएगी। पहले तो ये सोच लो कि मून पर ग्रेविटी कम है। A golf ball is hit with the same force and direction on the earth and on the moon. Which diagram best represents the shapes of the path taken by the golf ball? तो अब इसमें पहले तो ये समझ लो कि मून पर एयर रेजिस्टेंस वाकई नहीं है। अर्थ पे तो आप एज्यूम करते हो ना, तो मून पे तो रोकने वाली कोई फोर्स ही नहीं है। तो ये बात तो तय है कि मून पर बॉल ज्यादा दूर जाएगी। मून पर जो बॉल है वो ज्यादा दूर तक जाएगी, लेकिन मून पे ग्रेविटी जीरो नहीं है कि बॉल वापिस ही ना आए। डी गलत है, क्योंकि डी का मतलब है कि बॉल वापिस ही नहीं आएगी, ये तो गलत है। हाँ, अब बाकी ऑप्शंस हैं जो तुम्हें देखने हैं। दोनों जगह पर ग्रेविटी का रोल एक जैसा है। अब ए और बी को मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि उसमें पाथ ऐसा बनाया जो एकदम वापस आया। ये लॉजिकली नहीं पॉसिबल। जो मून होगा या अर्थ होगा, दोनों जगह ग्रेविटी यूनिफॉर्म रखनी है। तो आप एकदम बॉल नीचे क्यों आएगी? एकदम तो उसको नीचे नहीं आना चाहिए। दो बातें सामने आ गई। एक तो बॉल मून पर ज्यादा दूर जाएगी। दूसरी बात यह है कि वहां दोनों जगह ग्राफ स्मूथ बनेगा, एकदम से नीचे नहीं आएगी। मून पर ज्यादा दूर जाएगी लेकिन जाएगी स्मूथ कर्व। तो 15 के अंदर आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, गुड 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 रिकॉल मुमताज। आई एम सॉरी कि ये मसला आया है, लेकिन आपने अच्छा किया, रिमाइंड करा दिया। दैट्स अ गुड थिंग। मैं इसको इंशाल्लाह देखता हूँ कि वो मार्क्स हम क्यों रेफर नहीं कर पाए। चलो, अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। The dotted line shows the path of a competitor in a sky jumping competition. ये प्रोजेक्टाइल बना है लेकिन इनकम्प्लीट प्रोजेक्टाइल है। कहता है कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दो। Which graph best represent the variation of his speed v with the horizontal distance x covered from the start of his jump and before landing at q? सवाल गौर से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे सवाल काफी मुश्किल होते हैं जिसमें बिल्कुल नया ग्राफ आ जाए। वाई एक्सिस पर देखो वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पे एक्स है। अब ये एक्स क्या है?
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कवर्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ हिज जंप बिफोर, इसका मतलब x ये लग रहा है मुझे, और दूसरी चीज है स्पीड। तो ये पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाते वक्त हर चीज की स्पीड कम होती है, फिर नीचे आएगा सॉरी, फिर ये नीचे आएगा और नीचे आकर ये है तो प्रोजेक्टाइल। ये याद रखो प्रोजेक्टाइल में टोटल स्पीड जीरो नहीं होती, क्योंकि ये बॉल सीधा ऊपर नहीं गई, कर्व में गई है। ऊपर जाते वक्त स्पीड को डिक्रीज होना चाहिए, ये जो इतना पार्ट है। नीचे आते वक्त स्पीड को इंक्रीज होना चाहिए, ये जो ये वाला पार्ट है। चलो बताओ इसमें क्या आंसर होगा। जीरो नहीं होगी स्पीड, स्पीड इज नॉट गोइंग टू बी जीरो। पहले कम होगी फिर बढ़ेगी। अब मैंने आपको क्लू दे दिया, पहले कम होगी फिर बढ़ेगी। ये नहीं हो सकता, सी सी क्यों नहीं हो सकता, जीरो तो हो नहीं सकती। पहले कम होगी फिर बढ़ेगी, तो ए भी गलत हो गया। अब रह गया कंपटीशन बी और डी में। बी और डी बहुत सिमिलर है। बी का मतलब है एकदम झटके से यहां पर ना जर्क आ रहा है, ये देखो। और डी की स्टोरी वही है, लेकिन डी का मतलब है स्मूथ। अब प्रोजेक्टाइल में तुम पढ़ चुके हो कि एकदम से स्पीड नहीं बदलती, क्योंकि स्मूथ ट्रांजिशन होती है। तो फिर आंसर इसका है डी। A cannon fires a cannonball with an initial speed v at an angle alpha to the horizontal. Which equation is correct for the maximum height h reached? मतलब बेसिकली जो टेस्ट है वो मिक्स है। मैं डबल चेक करके ग्रुप पे अपडेट कर देता हूँ। आप सही कह रहे हो कि मैं इसको मेंशन कर दूं। फर्स्ट प्रेफरेंस तो यही होगी कि खाली थ्योरी रख ली जाए, क्योंकि एमसीक्यू तो मैं अलग से ले ही रहा हूँ। लेकिन यू आर राइट कि आई शुड मेक इट क्लियर। मैं इसको भी नोट कर लेता हूँ। थैंक्स फॉर द आस्किंग। A cannon fires a cannonball with an initial speed v at an angle alpha to the horizontal. Which equation is correct for the maximum height reached? ये बेसिकली प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशंस का टॉपिक है, और इसको जाकर खुद कर लेना चाहिए। जो मैक्सिमम हाइट होती है यहां पर इस पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है जीरो। इनिशियल कंपोनेंट तो आ रहा है,
तो इसको ट्राई करते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी 0 है, ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन है माइनस जी। सिर्फ अगर मैं ऊपर की मोशन लेता हूं ना तो मैं लिखूंगा 2 माइनस जी, डिस्टेंस की जगह h है वो मैंने लिख दिया। फाइनल वेलोसिटी 0 होने जा रही है तो 0 कर दी। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो रख देता हूं वी वाई, यहां पर उसके दो कंपोनेंट बना देता हूं। एक होगा v cos अल्फा और दूसरा होगा v sin अल्फा। ये हो गया, माइनस माइनस काट देता हूं, h को सब्जेक्ट बनाता हूं। मैंने पूरी वर्किंग की है। अब आप लोग मुझे बताओ कि कौन सा आंसर इसमें सूट करेगा। 19। हाँ मैं तो, लेकिन मुझे तो आगे मिड टर्म भी तो है ना, तो बस अब 20 दिनों की बात है। तो 20 दिन भी बल्कि नहीं है, तो मतलब मंथ तो खत्म हो रहा है ना, तो हमें तो बेसिकली दोनों कवर करने हैं। तो मैं ऐसा कर, तुमने देखा होगा मैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों को रखता हूँ। चलो अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ो। A tennis ball is thrown horizontally in air from the top of a tall building if the effect of air resistance is not negligible. ये गौर से पढ़ने वाली बात है। What happens to the horizontal and vertical components of the ball velocity? शायद हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया है, मेरा ख्याल है, लगता है ऐसा। अगर एयर रेजिस्टेंस को ले लें तो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था ना कि अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करोगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को फिर कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉप करेगा, वो भी कम हो जाएगा। अगर एयर रेजिस्टेंस है
तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम हो जाता है, बॉल जल्दी गिरेगी। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट तो हो नहीं सकता। ए लेवल में ऐसा तरीका सबसे अच्छा होता है ना कि एलिमिनेशन कर लो, क्योंकि बहुत क्लोज क्लोज ऑप्शन होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल तो हो नहीं सकता। हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो कांस्टेंट इस तरह हुआ था कि हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया। जब वो मौजूद है तो फिर तो ड्रॉप करेगा। डिक्रीजेस टू जीरो, डिक्रीजेस टू जीरो, अब इसमें ऑप्शन होगा जब ज़ाहिर बॉल गिरेगी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब इसमें मसला ये आ रहा है कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लेजिबल नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है अब आपको उसको कंसीडर करना पड़ेगा कि वो ड्रॉप करेगा। तो इसमें आंसर क्या होगा? इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट। ये गलत है, क्योंकि कांस्टेंट रेट का मतलब है एक्सेलरेशन जी के बराबर हो, लेकिन एक्सेलरेशन अब तो जी के बराबर नहीं है। ये दोनों बातें याद रखो। जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट हो जाता है और एक्सेलरेशन जी हो जाता है। ये तो दोनों बातें हट जाएंगी, इसलिए हमें फिर डी को लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ो। A projectile is launched at 45 degree to the horizontal with an initial kinetic energy। ऐसे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया होगा और ये वाला एंगल जो है ये है 45 डिग्री। एयर रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल कर दी, स्टैंडर्ड केस आ गया। व्हाट विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है ना तो वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो जाता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल रहता है और हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट होता है। तो ऐसा करते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई है। कैसे आंसर बी की लॉजिक को देखनी पड़ेगी ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो है ई। तो अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रख के ना इसकी वेलोसिटी निकाल लेता हूँ, फॉर्मूला होता है ई के इज इक्वल टू हाफ
एम वी स्क्वायर, ये कह रहा है वी है। अब मसला ये आता है कि सिंबल उसने चेंज किया है, मास तो बेसिकली उसने मेंशन ही नहीं किया, तो मास को एम ही रहने देता हूं, और वेलोसिटी वी है तो ये वी हो जाएगा। अगर मैं इसको सब्जेक्ट बनाता हूं तो 2e/m, और स्क्वायर हटाता हूं तो अंडर रूट आ जाएगा, ये है v। जब आप हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे तो सिर्फ ये वाली वेलोसिटी बचेगी, तो फिर आप एग्जामिनर को बोलेंगे कि देखो v इज इक्वल टू vx इज इक्वल टू 2e/m। अब ऐसा करो कि यहाँ पर कंपोनेंट पहले निकाल लो, 45 डिग्री को इंगेज कर लेते। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकलेगा अगर आप निकालो, Vx इज इक्वल टू V cos थीटा। अब जरा इसको सॉल्व कर दो, V की जगह लिख देता हूं 2e/m cos थीटा, ये होगा cos 45 डिग्री। अब तुम लोग इसको जरा सॉल्व करो कैलकुलेटर पे या मैनुअल कर लो। मैं अंडर रूट 2 को अलग कर देता हूं क्योंकि वो नंबर है, अंडर रूट e/m, और cos 45 होता है 1/√2। तो अब इसमें दो जगह अंडर रूट 2 आ रहा है ऊपर नीचे, तो √2 और √2 कट जाएगा। Vx इज इक्वल टू अंडर रूट e/m। अब इस वर्किंग में आगे हेल्प करो। मैंने Vx निकाल लिया, और यही Vx हाईएस्ट पॉइंट पे, यही Vx अकेला V बन जाएगा। यही Vx जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे जब आप पहुंचते हैं ना तो Vy 0 हो जाता है। अब हाईएस्ट पॉइंट पे जाके काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर की जगह लिखता हूं अंडर रूट e/m, उस पे स्क्वायर आ गया, स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो हाफ एम e/m। m और m कट जाएगा, हाफ का मतलब है 0.5, और e आ गया। अब मैंने पूरी वर्किंग की है, अब मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन निकालो। क्वेश्चन नंबर, अब हम ये वाला कर रहे हैं 53। ये पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ। तो अगर मैं ऐसे क्लिफ बना दूं तो उसने बॉल को ऐसे फेंका यूं, और अगर हॉरिजॉन्टल फेंका जाता है तो शुरू में सिर्फ एक ही वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी।
Air resistance is negligible. Which graph shows the variation with time of the vertical component? Vertical component शुरू में 0 होगा और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा. जब ये नीचे आएगा ना तो फिर ऐसे करके हॉरिजॉन्टल तो रहेगा और वर्टिकल उसके अंदर से इमर्ज हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ेगा. शुरू में 0 होगा फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा. अब बताओ कौन सा ऑप्शन है जो पहले मैं कैंसिल आउट कर दूं जो गलत लग रहा है? सी आप कह रहे हो. अच्छा, पहले तो ए को कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि शुरू में 0 होना चाहिए. जीरो का ऑप्शन तो ए में है ही नहीं, तो ए को तो हटा देते हैं. और कंपोनेंट यूनिफॉर्मली बढ़ेगा. ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि जब ये नीचे आ रहा होगा तो एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव जी कांस्टेंट. तो ये गलत है, ये तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, तो सिर्फ ये ऑप्शन है. लेकिन सर आपने कहा कि इंक्रीज होगा. वेलोसिटी इंक्रीज होगी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा. देखो लाइन स्ट्रेट है ना, तो इसका मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन. इस बी का मतलब है, बी का मतलब है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन. सी का मतलब है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन. तो जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट हो जाती है तो फिर क्या होता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है. एक्सेलरेशन सिर्फ जी के बराबर रह जाता है. ओके सर. चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो. An astronaut throws a stone with a horizontal velocity. उसने उसको स्टोन को ऐसे फेंका होगा. शुरू में सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा. बाद में जब ये प्रोजेक्टाइल आगे जाएगा तो दोनों कंपोनेंट्स बन जाएंगे वी एक्स और वी वाई. अब सवाल जो है वो मून पर है. मून पे तो हवा होती ही नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो होगी या नहीं? मून पर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है. हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं होगी. क्योंकि मून पर एयर रेजिस्टेंस नहीं है. जब एयर रेजिस्टेंस ना हो तो हॉरिजॉन्टल फोर्स होती ही नहीं है. तो अब ये तो कंफर्म हो गया कि सी और डी है. जो वर्टिकल फोर्स है वो ग्रेविटी, वो मून पर है. ग्रेविटी हम मून पर लें या अर्थ पे लें, उसको लेते ही कांस्टेंट है. ग्रेविटी नहीं बदलती है ना. किसी चीज के गिरने से ग्रेविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ग्रेविटी कांस्टेंट होगी तो वर्टिकल फोर्स जो है इट विल बिकम कांस्टेंट.
चलो ये आंसर आ गया, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गए। आज का काम फिर यहीं तक रोक लेते हैं। लेट्स कीप इट अप टू हियर एंड इंशाल्लाह वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।